महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्व-सहायता समूह के कार्यक्रम में कर रहे हैं शिरकत। 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी में स्व-सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए का हो रहा है हस्तांतरण। करीब 16 लाख महिलाएं होंगी लाभान्वित। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा, भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन किया है शुरू। किसानों के अब तक 5 करोड़ खाते डिजिटलाइज्ड। दिसंबर तक 8 करोड़ करने का है प्रयास। ये पायलट प्रोग्राम बाद में देश भर में होगा लागू। कहा, किसानों को डेटा सुरक्षित। लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर जारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह का किया उद्घाटन। वेब पोर्टल और ई बुक भी लॉन्च। सरकार ने खाद्यान्न कीमतों में नियंत्रण के लिए 7 जिन्सों की फ्यूचर ट्रेंडिंग पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। गैर बासमती चावल, गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, कच्चा पाम तेल और मूंग पर 1 साल के लिए पाबंदी। सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर दिया आदेश। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहर की चपेट में। कई जगहों पर पारा जमाव बिंदु से नीचे। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा, आने वाले दिनों में ठंड की ओर भी बन सकते हैं रिकॉर्ड। पाला से फसलों का बचाव करने की किसानों को सलाह। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसीलिए तो नारी की सुरक्षा और गरिमा को उन्होंने हमेशा देखा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। जहां तक मैं देख पा रही हूं, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से देश की आधी आबादी मातृशक्ति अपने प्रणाम, अपने आशीर्वाद और अपनी कृतज्ञता मंच पर पहुंचाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके अभिभावक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से अपने प्रणाम, अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। महिला सशक्तिकरण के जागरण का ये महोत्सव है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। और इस वक्त आपको बता दें कि भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के बाद ही इस कार्यक्रम से संबोधन भी करेंगे। फिलहाल कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया है। इसमें किसानों के खातों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अब तक 5 करोड़ किसानों का खाता डिजिटलाइज हो गया है। दिसंबर तक 8 करोड़ करने का प्रयास है। इस पर अभी पायलट प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद यहां पूरे देश में लागू होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को डेटा भी सुरक्षित है। भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया है। इस मिशन के अंतर्गत जो किसान जिनके पास जोत है उनके खाते को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अभी तक 5 करोड़ किसानों का खाता डिजिटलाइज किया गया है। हमारी कोशिश है कि दिसंबर खत्म होते होते 8 करोड़ किसान उसमें आ जाएं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और 2022 तक इस काम को कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलों के इंश्योरेंस को लेकर बैंकों को निर्देश दिए हैं। अगर बैंक गलती करता है तो बैंक पर 12% की पेनल्टी लगती है और बैंक को किसानों को क्लेम देना पड़ता है। 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि किसानों की इनकम डबल करना और उस दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और डबल इनकम करने के लिए हमने बाकायदा
उसके लिए कमेटी का भी बनाई है और उसके जो इस तरह से उसकी लागत को कैसे कम किया जाए, उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और उसको वैल्यू एडिशन के आधार पर उनको जो जो योजनाएं बननी चाहिए उसके तहत उनको सहायता प्रदान करना, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से उनको सपोर्ट करना, आज किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना और किसानों की जो KCC है वो अधिक से अधिक किसानों को ऋण मिले। इन सभी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो लक्ष्य है वो मैंने जैसा कहा कि 2022 तक हम निश्चित रूप से दुगना ही नहीं उससे भी आगे जाकर हम किसानों के लिए किसानों की इनकम बढ़ाने का भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम सफल होंगे। आवारा पशुओं की समस्या पर केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और राज्य सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही हैं। आवारा पशुओं की समस्या का माननीय सदस्य ने जो उठाया है, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ये प्रयास लगातार हो रहे हैं और राज्य के द्वारा भी ये प्रयास होते हैं और इसके अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हमारी RD की स्कीम है, मनरेगा के माध्यम से भी कुछ राज्यों ने इसमें पहल की है और कुछ राज्यों ने जिसमें उन्होंने अपने वहाँ पर योजना बनाकर उसको बाउंड्री के माध्यम से हम किस तरह से कर सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा भी लगातार इसके ऊपर जो प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इस समस्या का समाधान हो। कैलाश चौधरी ने प्राकृतिक खेती पर अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सतह पर काम कर रही है। प्राकृतिक खेती के लिए हमारा जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उस योजना के तहत हमने 2019-20 में इसके अंदर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के कंपोनेंट को अंदर 8 राज्यों को इसमें शामिल किया है और 4 लाख हेक्टेयर भूमि एरिया को हमने कवर करने का प्लान किया है और साथ ही 29 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार का ये विचार है कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल हॉल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रशासन गांव की ओर थीम पर सुशासन सप्ताह 2021 का उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित सुशासन सप्ताह में सुशासन सप्ताह पोर्टल का शुभारंभ किया गया। साथ ही लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की 2 साल की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर प्रशासन गांव की ओर फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। सुशासन सप्ताह के उत्सव के दौरान भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान भी आयोजित होंगे, जिसमें 700 से अधिक जिला अधिकारी हिस्सा लेंगे। और सरकार ने खाद्यान्न कीमतों में नियंत्रण के लिए 7 जिन्सों की फ्यूचर ट्रेडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन वस्तुओं पर रोक लगाई गई है उनमें गैर बासमती चावल, गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, कच्चा पाम तेल और मूंग शामिल है। इन जिन्सों की ट्रेडिंग पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर आदेश दिया कि इन जिन्सों पर 1 साल तक कोई नया अनुबंध शुरू नहीं किया जाएगा। और अब बात करते हैं भारतीय रेल की। पिछले कुछ वर्षों में माल ढुलाई को और अधिक सुगम और सस्ता बनाने के लिए भारतीय रेल में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या फिर सामान्य रेल रूट, भारतीय रेल ने पहली बार मालगाड़ियों को टाइम टेबल से चलाना भी शुरू कर दिया है। अब एक अनोखी पहल करते हुए रेल मंत्री ने गति शक्ति कंटेनर की शुरुआत की है, जिसे माल ढुलाई के लिए नेक्स्ट जनरेशन कंटेनर भी कहा जा रहा है। देखिए हमारी संवाददाता अभिषेक सिंह की राजस्थान के काठोवा से ये खास रिपोर्ट। आपने डबल डेकर ट्रेन भी देखा होगा, डबल स्टैक कंटेनर, यानी कि मालगाड़ियों में एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर, डबल स्टैक कंटेनर को माल ढुलाई के लिए भी रेलगाड़ियों में यूज होते हुए देखा होगा। लेकिन मैं आपको पहली बार ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, आत्मनिर्भर होते भारत की ये तस्वीर है, जो कि यहाँ पर 3 कंटेनर है, एक के ऊपर एक 3 कंटेनर को किस तरीके से लोड किया जा रहा है, यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में और जो माल ढुलाई है उसको लेकर के रेलवे किस तरीके से काम कर रही है और जो कैपेसिटी है उसको किस तरीके से बढ़ा रही है भारतीय रेलवे। सर, हमने डबल
डेकर ट्रेन देखा, डबल स्टैक कंटेनर देखा, मालगाड़ी देखी, अब ये ट्रिपल स्टैक कंटेनर, ये क्या है सर? ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, गति शक्ति का विजन। उसमें ये है कि आप सारे के सारे मोड्स को इंटीग्रेट करिए और किस तरह से हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसको कम करें। तो अभी आपने जो ये ट्रिपल स्टैक देखा, ये एक स्पेशली डिज़ाइन गतिशक्ति बॉक्स है। इस गतिशक्ति बॉक्स में ऐसी सुविधा की हुई है कि जो हमारी ओवरहेड कैटनरी होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन की जो बिजली का तार होता है, उससे सफिशेंटली नीचे भी रहे लेकिन ट्रिपल स्टैक भी हो जाए। ये व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट किसानों के लिए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे उद्यमियों के लिए और छोटे कारोबारियों के लिए इसकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होगी। वहीं दूसरी तरफ रेल द्वारा माल ढुलाई बड़े कारोबारियों के अलावा छोटे व्यापारियों और खास तौर पर किसानों के लिए सुगम और सस्ता कैसे हो, इसको लेकर भी खास तरह के किसान हितैषी और क्यूब गतिशक्ति कंटेनर डिजाइन किए गए हैं, जिसका निरीक्षण स्वयं रेल मंत्री ने किया। किसानों के लिए तैयार इस मिनी कंटेनर में अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग दोनों काफी सरल भी है और सस्ती भी। साथ ही छोटे व्यापारी इस तरह के क्यूब कंटेनर से अपना माल देश के किसी भी हिस्से में कम लागत में भेज सकेंगे। जैसे यहाँ से हम चेन्नई की बात करें, जो LTL कार्गो होता है उसका 11 रुपये पर किलो के हिसाब से होता है। इस सारे सिस्टम में आप करेंगे फास्ट माइल, लास्ट माइल सब मिला के, यू विल फाइंड कि वी कैन डू इट इन 7 to 8 रुपीज़ kg। एक ट्रक के अंदर में 40 मोटरसाइकिल्स या 2 व्हीलर्स आते हैं, इसमें एक में 8 आ रहे हैं, ऐसे 6 क्यूब कंटेनर्स होंगे तो इसमें 48 आ जाएंगे, अराउंड 48। और कॉस्ट सेविंग में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 5 to 7% होगा, CO2 रिडक्शन होगा। और उसके ऊपर में स्पीड, क्योंकि आज की तारीख में इनकी स्पीड भी बढ़ गई है तो बहुत जल्दी मटेरियल पहुंचेगा सेफ। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय रेल द्वारा खास तौर पर डिजाइन की गई इन गति शक्ति कंटेनर से आने वाले समय में माल ढुलाई में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये रेलवे के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा माल ढुलाई को लेकर के, जिससे जो छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं या बड़े व्यापारी हैं, उनके लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी कमी आएगी। कैमरामैन लोकनाथ के साथ अभिषेक सिंह, काटुवास, राजस्थान। और यूनिसेफ ने जल जीवन मिशन को लेकर चलाए गए जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों को जानने समझने के लिए नई दिल्ली में मीडिया के साथ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर मिशन निदेशक भारत लाल ने कहा कि हमें प्राकृतिक तौर से वर्षा और हिमपात से मिलने वाले पानी को संजोना होगा। स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना, अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रम जल संरक्षण के लिए चलाए गए हैं। लोग खुद अपने घर आ रहे पानी की जाँच कर सकें, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति 55 लीटर हर दिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा और इसका लक्ष्य रखेगा। भौगोलिक स्थिति के अनुसार पानी के संसाधनों का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। 15वें वित्त आयोग का अनुदान के तहत धन का उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन जैसे जल संरक्षण से जुड़े कामों पर करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को 5 सालों के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी, पर जरूरत हमें व्यवहार परिवर्तन की है। और मत्स्य पालन विभाग का प्रतिष्ठित सप्ताह, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का प्रतिष्ठित सप्ताह शुरू हो चुका है। 26 दिसंबर 2021 तक ये मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित और NFDB हैदराबाद द्वारा मछुआरों के साथ मछली से जुड़े साझेदारों की बैठक और बातचीत के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ मत्स्य पालन पर जागरूकता कार्यक्रम, देश में मत्स्य पालन के ऐतिहासिक विकास पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। और देश में मछुआरों की बेहतरी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑफलाइन से संवाद और संगोष्ठी का भी एक आयोजन किया जाएगा। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण मुंबई की इस प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान पोत पर एक खुले घर की योजना भी बनाई गई है और समुद्री मत्स्य पालन सर्वेक्षण गतिविधियों और अन्य विषयों पर जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रमों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को किया जाएगा आमंत्रित। और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण मुंबई की इस प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान पोत पर एक खुले घर की योजना भी बनाई गई है। समुद्री मत्स्य पालन सर्वेक्षण गतिविधियों और अन्य विषयों पर जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
ये मत्स्य पालन विभाग का प्रतिष्ठित सप्ताह होगा। कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। एफएसआई मछुआरे समुदाय के विकास के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में कई नई तकनीकों की भी शुरुआत की जाएगी। और सजावटी मत्स्य पालन पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। ये एक प्रतिष्ठित सप्ताह कहलाया जाएगा। बंदरगाह विकास पर जागरूकता कार्यक्रम और संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों में अनाज का क्या भाव है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को नारियल का भाव रहा 2,815 रुपए क्विंटल। वहीं राज्य की ही गोपालपट्टी मंडी में 20 दिसंबर को नारियल की खरीद 1,600 रुपए क्विंटल पर हुई। इसी तरह पोंगलूर मंडी में सोमवार को नारियल का भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल, जबकि केरल की मंजेरी मंडी में 18 दिसंबर को नारियल की खरीद 3,150 रुपए क्विंटल पर हुई। साथ ही कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 18 दिसंबर को नारियल का भाव रहा 20,000 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि इस साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1 करोड़ 45 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख 6,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन का ही हुआ था। वहीं देश में इन दिनों रबी दलहन की बुआई चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई 81 लाख हेक्टेयर में की है, जो कुल दलहन बुआई का 60% है। साल 2021 और 22 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दलहन की बुआई भी बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2020 और 21 में दलहन की कुल बुआई 1 करोड़ 13,48,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021 और 22 के दौरान बढ़कर 1 करोड़ 13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है। वहीं चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021 और 22 के दौरान चने की कुल बुआई 1,42,000 हेक्टेयर बढ़कर 81,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान बुआई का रकबा 80,01,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 3 दिसंबर तक गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मंगरौल मंडी में 18 दिसंबर को चने का भाव रहा 4,550 रुपए क्विंटल। 20 दिसंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव 4,300 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं आंध्र प्रदेश की नादी कोटकूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 20 दिसंबर को चना 4,620 रुपए क्विंटल पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 18 दिसंबर को चने का भाव था 6,000 रुपए क्विंटल। 20 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,000 रुपए क्विंटल पर हुए।
उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 18 दिसंबर को चने का भाव 6,120 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जो कि 20 दिसंबर को बिना किसी फेरबदल के 6,120 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल। 20 दिसंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 5,820 रुपए क्विंटल पर जा पहुँचे। और अब नजर डालते हैं मौसमी खेती पर और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान समय पर बोए जाने वाले आलू की बुवाई के लिए खेत भी तैयार कर लें। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में इस समय सूरजमुखी की बुवाई भी की जा सकती है। साथ ही उड़ीसा के देवधर और सुंदरगढ़ जिले में धान की नर्सरी तैयार करें। देवधर और सुंदरगढ़ जिले के किसान मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए मूंगफली की बुवाई का काम भी कर सकते हैं। उड़ीसा के जाजपुर, बालेश्वर और भद्रक जिलों में सरसों और राई की बुवाई पूरी कर लें। उड़ीसा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में पछेती धान की कटाई करें। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी तटीय इलाकों में मध्यम अवधि वाली धान की नर्सरी उगाएं। उड़ीसा के कोरापुट और नवरंगपुर में मक्का की बुवाई पूरी कर लें। उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में ग्रीष्मकालीन धान नर्सरी और मूंग की बुवाई का काम पूरा करें। झारखंड में देर से पकने वाले यानी पछेते गेहूं की बुवाई जारी रखें। झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठार इलाके में आलू की बुवाई का काम करते रहें। साथ ही यहाँ के किसान चने, मटर और मसूर की बुवाई करें। इतना ही नहीं, झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठार हिस्से में अलसी की बुवाई भी जारी रखें। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर।
बजट 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ की बातचीत। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के सीईओ बैठक में हुए शामिल और प्रधानमंत्री के साथ अपने विचार की साझा। भाजपा संसदीय दल की बैठक नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई आयोजित। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित दोनों सदनों के भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्रियों ने लिया हिस्सा। लोकसभा से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित। इस विधेयक के एक प्रावधान के अनुसार नया आवेदक स्वेच्छा से दे सकता है अपनी आधार संख्या न देने के कारण से किसी भी आवेदन को नहीं किया जाएगा खारिज। मतदाता के रूप में योग्य व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर मतदाता सूची में करवाया जा सकता है पंजीकरण। देश में अब तक 138 करोड़ 26 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। पहली डोज के रूप में दिए गए लगभग 83 करोड़ टीके, जबकि दूसरी डोज के रूप में दिए गए 55 करोड़ से अधिक टीके। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 161 मामले हुए दर्ज। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर भारत पूरी तरह सतर्क। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर चर्चा का दिया जवाब। सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि आज देश में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध। फिलहाल देश में हर महीने 15 करोड़ वैक्सीन का हो रहा है उत्पादन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सफर के मुताबिक फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 328 के अंक पर, जो है बेहद खराब श्रेणी में शामिल। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर। रविवार रात को गुरदासपुर में ही पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने दिए थे 5 राउंड फायर, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में लौट गया था वापस। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कड़ाके की ठंड का सितम। तापमान लुढ़क कर -15 से 20 डिग्री तक पहुंचा। प्राकृतिक जल स्रोत जमे और पेयजल पाइप से लीक हो रहे पानी से बन रही है आकृतियां। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।